रामायण की धारा। हम सबको पता है, समय सबको मिलते हैं जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलते समय बदलने के लिए। मुझे लगता है तब के कवियों ने भी समझा और आज के हमारे परम आदरणीय कृष्ण गोपाल जी भी समझ गए, तभी हम सबको एक सूत्र में जोड़ा। मैं उनके चरणों में भी सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी शुरू करती हूँ। बांग्ला साहित्य में रामायण कब आया? अगर इसका जिक्र करें तो समाज की बिखरे हुए रूप याद आते हैं। तुर्की आक्रमण हुए, समाज बिखर गए। और क्यों? उसका कारण था समरसता की अभाव। समाज बिखर गए। समाज के पंडितों ने सोचा समाज को एक कैसे करें। सामने कुछ नहीं था सिर्फ हमारा रामायण, महाभारत और पुराण। तो इसी का अनुवाद शुरू हुआ। और होता है ना, जब समाज में कोई दुख आए तो किसी ना किसी को तो भगीरथ बनना पड़ता है और गंगा को लाना पड़ता है। बांग्ला में कृत्तिबास ओझा पंडित, संस्कृत में पंडित थे, लेकिन साधारण जनता को रामायण की ध्वनि सुनाया, जिसमें समाज, संपर्क, श्रद्धा और एकता की बानी आई पुरुषोत्तम राम जी के माध्यम से। वाल्मीकि ने धनुर्धर राम को गढ़ा, लेकिन कृत्तिबास अगर धनुर्धर राम को गढ़ते तो शायद बंगाल के लोगों को पसंद नहीं आते। उन्होंने बंगाल की एक पुरस्कार के रूप में, जो भक्ति में डूबे हुए है, एक भक्त कवि के रूप में रामायण में राम को रचा, जो विष्णु की अवतार हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सूर्यवंश की गरिमा है उसको भी गाया उन्होंने। और समाज धीरे धीरे जैसे ठहराव की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद महिलाएं सजग हो रहे थे। चंद्रावती बांग्ला साहित्य के सर्वप्रथम कवयित्री है जिन्होंने रामायण की रचना की। उनकी रामायण कृत्तिबासी और वाल्मीकि रामायण से भिन्न थी। शायद बदलते समाज का प्रभाव था। वाल्मीकि रामायण में राम धनुर्धारी, कृत्तिबास रामायण में भगवान विष्णु की अवतार, अर्थात दोनों रामायण में रामचंद्र जी ही मूल और आधार चरित्र है। परंतु चंद्रावती ने सीता केंद्रित रामायण रचना की। उनकी जीवन की झलक भी रामायण में पड़ा, ऐसे पंडितों का कहना है। उनके पिता मनसा मंगल रचयिता द्विज वंशीदास, माता सुलोचना है। जीवन सही चल रहा था। किशोरी चंद्रावती ने जयानंद नामक युवक के साथ प्रेम प्रस्ताव में आए, शादी की प्रस्तावना हुई, शादी तय भी हो गए। लेकिन शादी के दिन सुनाए गए कि जयानंद एक मुस्लिम महिला के साथ प्यार में पड़े और भाग गए। इस घटनाक्रम ने चंद्रावती को हतचकित बना दिया, लेकिन वो टूटे नहीं। समाज की कटाक्ष सहन करने की राह चुनी, अकेले रहने की सिद्धांत लिया। आज के समय में ये साधारण सी घटना लग सकते हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी में इस बात का कल्पना भी बहुत हिम्मत की बात होती थी। शिव आराधना कर अपने जीवन बिताने की सोच उसे समय के परिप्रेक्ष्य में एक विद्रोह के समान रूप दिया। अर्थात जो प्रचलित प्रथा है, चंद्रावती ने उसे बदल दी। उनकी रचित रामायण में भी ऐसे ही नारी अस्मिता की झलक देखने को मिलते हैं, जो हमें ये एहसास करवाती है समाज बदल रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज से नए दिशा की ओर समाज चल पड़ा। स्त्री और पुरुष में समानता आ रही है। नारी अपने अस्तित्व, सम्मान, अपने वजूद खुद तय कर रही है। इसी कारण चंद्रावती की रामायण में राम नहीं, सीता ही कहानी कहती है।
चंद्रावती रामायण की आदि खंड में सीता जी की जन्म लीला वर्णित है। इसमें दिखाया जाता है रावण बहुत सारे स्त्री संग करते हैं। अपमानित मंदोदरी की उद्देश्य से मतलब इस अपमान की व्यथा सहन नहीं कर पाई और जहर पी लिया। जहर से मृत्यु नहीं हुई, अपितु रानी गर्भवती हुई। 10 महीने 10 दिन बाद गर्भ से एक अंडा जन्म लेती है। तुरंत रावण एक ज्योतिष को बुलाते हैं। पता चला अंडे से कन्या जन्म लेगी। ये सुनते ही अंडे को मारने वाला था रावण, आज जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। इस घटना ने याद दिलाते हैं, ये भी 17वीं शताब्दी में उस समय ये विरोध एक विद्रोह के समान था। स्त्री जागरूकता का भी ये उदाहरण है और स्त्री की बातें सुने जा रही है, इसका भी उदाहरण है। तभी तो रानी की करुण आर्तनाद के चलते अंडे को नष्ट करने वाला रावण अंडे को पानी में बहा दिया। समय बीतते गए, आखिर अंडे से अंडे जा पहुंचा एक मछुआरे के जाल में। मछुआरे माधव की पत्नी सीता अंडे को बहुत प्यार से देखभाल की। एक दिन सपनों में निर्देश आया, यही समय में अंडे से कन्या जन्म होगी, जिस रानी को सौंप देना है। जिसे सीता कन्या को रानी को देती है। सता, यहाँ पे सीता नहीं सता है माधव की जो पत्नी है, तो रानी को देती है। निवेदन है सता के नाम से ही कन्या को बुलाया जाए, अर्थात यह नारी की प्राथमिकता परिलक्षित हो रहे हैं। दूसरे खंड में हम देखते हैं कहानी सीता जी के माध्यम से कही जाती है, सुनने वाला भी स्त्री है। फिर तीसरे खंड में चंद्रावती कहते हैं, राम की बहन कैकेयी की बेटी कुकुआ सीता की सुख सहन नहीं कर पाते, कुटिल चाल चलती है और गर्भवती सीता को राम से अलग करवा देती है। यहाँ पे नायिका के साथ साथ खलनायिका की भी चित्रण चंद्रावती ने कर दिया। फिर हम देखते हैं 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक उल्लेखनीय रचनाकार रामायण रचना की। उनका नाम है कविचंद्र शंकर चक्रवर्ती। उनकी लिखी हुई रामायण विष्णुपुरी रामायण के नाम से विख्यात हुआ। लव कुश द्वारा गाया गीत ही कविचंद्र रचित रामायण की मूल सुर है। कृत्तिवास जी का अनुसरण उतना नहीं जितना वाल्मीकि अनुसरण किया कविचंद्र ने। साथ ही साथ अध्यात्म रामायण से भी अनुप्रेरणा ली। मल्ल राजा के सहायता से रामायण रचित हुई, इसलिए वैष्णव भक्ति भाव सतत रूप से रामायण में परिलक्षित होते रहे। विष्णुपुरी रामायण केवल साहित्य में नहीं, संपूर्ण संस्कृत में भी अपना प्रभाव डाले। पालागान, छौ नृत्य, मंदिर, टेराकोटा इत्यादि शिल्प कारीगरी में विष्णुपुरी रामायण की प्रभाव दिखता है। अर्थात कृत्तिवासी रामायण समाज को ठहराव देने में अग्रणी भूमिका निभाई। चंद्रावती की रामायण समाज में महिलाओं की सम्मान दिलाई। विष्णुपुरी रामायण समाज संस्कृति की तरफ ध्यान दिया, इसमें तरक्की की। 8वें शतक के एक उल्लेखनीय कवि है। इसके बाद जिनकी रामायण हमें मिलते हैं वो है जगत राम राय। बांकुड़ा जिला की मेजिया थाना क्षेत्र के भुलई गांव में जन्मे थे जगत राम राय। उन्होंने रचना की अद्भुत अष्टकांड रामायण। उनके सुपुत्र राम प्रसाद राय अधूरा रामायण पूरा किया। भक्ति भाव के साथ आंचलिकता की मेल बंधन इस रामायण को जनप्रिय बनाती है। इसमें वाल्मीकि रामायण से भी अद्भुत रामायण, आध्यात्मिक रामायण की अधिक प्रभाव परिलक्षित होती है।
इसके साथ साथ वैष्णव और शाक्त भाव की सम्मेलन हो रहा है। 18वीं शताब्दी में और भी कुछ खंडित रामायण और कुछ रामायण की अंश मिलते हैं, जैसे भवानीदास रचित लक्ष्मण दिग्विजय, शत्रुघ्न दिग्विजय और रामेर सर्गारोहण इत्यादि। द्विज लक्ष्मण रचित अध्यात्म रामायण, बुद्ध अवतार, रामानंद घोष की नूतन रामायण इत्यादि। षष्ठीवर और गंगानाथ दास की रामायण भी उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी के रामायण रचयिता में श्रेष्ठ था रघुनंदन गोस्वामी। वैष्णव भाव माधुरी से रचित उनका रामायण हुआ राम रसायन। इस काव्य में लोक जीवन की प्राण स्पंदन ध्वनित हुई। इसी शतक में कुछ बिहार के राजा हरेंद्र नारायण ने भी रामायण रचना की। गंगा प्रसाद मुखोपाध्याय की रचित असंपूर्ण रामायण रचना की प्रयास 19वीं शताब्दी को विशेष बनाती है। 19वीं पर और 20वीं शतक में बांग्ला साहित्य और संस्कृत की नवजागरण हुआ। हो सकता है संपूर्ण रामायण की जन्म ना हुआ हो, लेकिन बांग्ला साहित्य में नए नए शाखाएं जन्म ले रही थी, जिसमें रामायण की प्रभाव स्पष्ट झलक रहा था। कहानी की नए मूल्यांकन हुआ, नए दृष्टि कारगर साबित हुई। उपन्यास, नाटक, कविता सहित अन्य शाखाओं में भी रामायण का प्रभाव दिखाई दे रहे थे। 19वीं शतक के नए शुरुआत था माइकल मधुसूदन की सृष्टि में इसका झलक दिखा बांग्ला साहित्य में व्यक्ति स्वतंत्रता, स्त्री का अधिकार, स्त्री को सम्मान, नई तरह से साहित्य की पटल पर स्थान कर लेना। बंगाल के लोक जीवन में, लोक साहित्य में रामायण एक हो गए। कभी पालागान की पंक्तियों में, कभी प्रवाद में, कभी नृत्य शैली में, कभी लोकगीत में, कभी लोकगीत की कथाओं में और कभी कभी लोक नृत्य में। जो मुखौटा है, इस मुखौटा के डिजाइन में लोक जीवन और लोक संस्कृति के साथ रामायण जुड़ गए। ऐसे ही बांग्ला साहित्य में रामायण की धारा सतत